हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप द्विवेदी एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स योर यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप द्विवेदी और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी पॉइंट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे मूल विधि, जो कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमें समझ में नहीं आता है कि मूल विधि में 511 धाराएँ हैं, तो कौन सी धाराएँ पूछी जाएगी, कौन सा नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आया हूँ और कुछ विशेष धाराएँ हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट से मैच किया, पहले मैंने पढ़ाई की, इसको देखा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से मैच किया, तो सारे क्वेश्चंस इसमें लगभग टैली हो रहे थे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो होपफुली आपका मूल विधि का जो कंसेप्ट होगा, जितनी धाराओं का कंसेप्ट होगा, वो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से मूल विधि के क्वेश्चंस कर सकेंगे। ये टॉपर नोट्स के नोट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, टॉपर नोट के नोट्स हैं, टॉपर नोट के नोट्स हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिस्कस करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। और एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है हमारा मूल विधि, जो भी मूल विधि की हिस्ट्री है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। मूल विधि का हिस्ट्री इधर दिया हुआ है, एक पेज में ही है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। आज का जो मेन हमारा कंसर्न रहेगा, मेन हमारा टॉपिक रहेगा, वही इंपॉर्टेंट धाराओं को डिस्कस करना रहेगा। ठीक है, जो हम 1 से शुरू करेंगे और 511 तक ले जाएंगे। पूरा 511 धाराओं को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। मतलब एक वीडियो में हम जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको हम ख़त्म कर लेंगे। ट्रिक ये है कि 1 से लेकर 511 तक धाराएं हैं, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं उसको आप याद कर लीजिए। फिर 100 से 200 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं उसको आप याद कर लीजिए। फिर 200 से 300, फिर ऐसे ही 300 से 400 और 400 से 500। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, आजमाया हुआ ट्रिक है, इससे हमेशा के लिए याद हो जाता है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आप रख लीजिए जिसको आप नंबर से, जो भी धाराओं का नंबर है उससे उस पॉइंट को रिलेट कर लीजिए, तो आप आसानी से उनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मैं पढ़ाते समय, मैं बताते समय आपको आसानी बताऊंगा जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धारा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और चैनल को आप और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं धारा 1 से। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के बीच में आपको 99 तक की धाराएं आएंगी और बहुत ही आसान तरीके से हम बताते हैं। तो सबको पता होता है कि सबसे पहले अगर पहला चैप्टर रहता है तो धारा 1 की अगर हम बात करें तो धारा 1 जो है उसमें हम संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार या अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, संहिता का नाम होगा, मतलब कौन सी संहिता है, 1860 में लॉन्च किया गया, इसको 1862 में अप्लाई किया गया, और किसने क्या, किसके क्या कथन थे, इन सब चीज़ों के बारे में, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और उसके बाद एक अधिनियम बनेगा जो कि भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका संपूर्ण विस्तार आपको धारा 1 में दिया रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ धाराएं ऐसी होती है जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन होता है। किसी भी अगर आप कोई आप पनिशमेंट जो होता है, पनिशमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, और एक किसी धारा में पनिशमेंट दी होती है। चलिए आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाकी धाराओं को छोड़ते हुए धारा 8 पे आते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट धारा है जो लिंग के बारे में बताता है। ठीक है, अब धारा 8 मतलब लिंग, याद रखिए। ठीक है, लिंग से याद रख सकते हैं कि 8 जो है पूरे भारत में बहुत महत्वपूर्ण जो है 8 शिवलिंग्स हैं। तो 8 जो है लिंग, तो लिंग में एक बात करता है पुल्लिंग की। पुल्लिंग हम सिर्फ यूज करते हैं मेल्स के लिए, ठीक है, नर के लिए यूज करते हैं। लेकिन धारा 8 ये कहता है कि पुल्लिंग जो है वो वाचक शब्द होगा, जहाँ प्रयोग किए गए हैं, जहाँ पे भी पुल्लिंग प्रयोग किया गया होगा वो लागू होगा, चाहे वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है, नर होगा या नारी होगा, दोनों के लिए पुल्लिंग ही यूज किया जाएगा धारा 8 के अनुसार। ठीक है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, लिंग से धारा 8 लिंग, और पुल्लिंग होगा वो नर हो या नारी हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद धारा 10 की बात करते हैं। तो धारा 10 कहता है कि पुरुष स्त्री, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर या द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु के निम्न। अब धारा 10, 8 के बाद 10 पे आते हैं। तो 10 ये कहता है कि अगर हम पुरुष की बात करते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों की बात करते हैं, तो पुरुष जो है आपको पता है कि वो नर को बताता है। ठीक है, और स्त्री जो है वो नारी को बताता है, फीमेल को बताता है। ठीक है, तो मेल फीमेल की अगर अलग की, दोनों की अलग अलग की बात आ जाएगी बताने की, तो वो आपको धारा 10 में आ जाएगी। फिर धारा 11 की अगर हम बात करें तो धारा 11 का मतलब होता है व्यक्ति।
तो कोई भी कंपनी या संगम मतलब कोई भी अथॉरिटी हो, अगर किसी एक व्यक्ति या निकाय से नियमित हो तो वो व्यक्ति शब्द से अंतर्गत आता है। अब देखिए इन तीनों धाराओं को एक साथ आप रिलेट कर लीजिए, 8, 10 और 11। 8, 10, 11। 8 में क्या था, तो भाई पुल्लिंग बोला गया था। लिंग के लिए कैसा लिंग होता है, तो पुल्लिंग होता है, चाहे नर हो या मादा। धारा 10 में क्या होता है, तो स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों किसी एक व्यक्ति में आते हैं। जब व्यक्ति की बात होती है तो व्यक्ति में किसी भी कंपनी को लिया जाता है या संगम को लिया जाता है या किसी भी नियमित निकाय को ले लिया जाता है जो व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 8, 10, 11। अब 8, 10, 11 के बाद हम सीधे आते हैं धारा 21 पे। धारा 21 क्या बताता है भाई, तो धारा 21 हमें जानकारी देता है लोक सेवकों के बारे में। ठीक है, जो भी लोक सेवक होते हैं, ठीक है, लोक सेवक द्वारा क्या उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या उनका एजेंडा होता है, क्या उनकी विधियाँ होती हैं, विधि के विरुद्ध उनका विधान कैसा होता है, ये सभी। तो धारा 21 लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक, धारा 21 लोक सेवक, धारा 21 लोक सेवक। उसके बाद हम 21 के बाद सीधे आते हैं धारा 24 पे। धारा 24 क्या कहता है, तो धारा 24 को आप सीधे सीधे याद रखिए, बेईमानी से। कोई भी चीज़ अगर बेईमानी से की गई होगी, किसी भी चीज़ में बेईमानी की गई होगी, चाहे वो किसी इच्छा से हो, किसी की इच्छा से हो, किसी की इच्छा के बगैर हो, या डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, तो याद रखिए बेईमानी से। भाई हम 24 के थे तो बड़े बेईमान थे, हाँ 24 के थे तो बड़े बेईमान थे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। एक पैटर्न जब आप रखेंगे ना, एक से शुरू करेंगे, कौन कौन सा स्किप करेंगे नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। 21 लोक सेवक वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 24 बेईमानी से अगर कोई भी चीज़ की जाए तो। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है धारा 53। धारा 53 में दंडों के बारे में बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट होती है धारा 53। धारा 53 की अगर हम बात करें तो धारा 53 से समझ लीजिए कि आपके मूल विधि की शुरुआत है। यहाँ पे बताया जाता है दंडों के बारे में। 5 तरह के दंड होते हैं, ठीक है, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास। उसके बाद कारावास होता है, 2 तरह का कारावास होता है, एक कठोर श्रम के साथ एक सादा कारावास। कठोर श्रम मतलब कि उसमें आपको काम भी करवाया जाएगा और आपको कारावास भी रहेगा, जबकि सादा कारावास, ठीक है, ये पेमेंट होता है, इसमें पेमेंट भी दी जाती है। उसके बाद संपत्ति का समर्पण होता है। अगर आपको किसी मतलब कहीं घोटाला वोटाला किया है तो आपको अपनी पूरी संपत्ति समर्पण की। और उसके बाद जुर्माना होता है, ठीक है। तो 5 तरह के आपके दंड दिए गए, तो 53, ठीक है। तो 53 में देखिए 5 है, 53 में 5 है, 5 है, तो 5 से याद रख सकते हैं। 5, धारा 5, 5, 53, 53 में 5 सबसे पहले, 5 तरह के दंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता आती है आपकी, दंड संहिता 67। 67 में सिर्फ जुर्माना के बारे में बताया जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जुर्माना मतलब कि अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको कारावास हो सकता है। और वो कारावास कैसा होगा, तो अगर 50 रुपये का जुर्माना आपने नहीं भरा है तो आपको 2 महीने का कारावास होगा, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का नहीं भरा है तो 4 महीने का कारावास होगा। अगर आपने 100 से ऊपर नहीं भरा है तो आपको 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 67 जो है, ये भी आप याद रखेंगे कि ये जुर्माना अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको कारावास, आपको कस्टडी में रखा जा सकता है, आपको कारावास में रखा जा सकता है। 50 रुपये 2 महीने, 100 रुपये 4 महीने, और अगर 100 रुपये से ऊपर है तो 6 महीने के लिए। अब 100 के अंदर धारा आता है, धारा 96, 97, 99 और 100, ठीक है। तो 96 की बात कर ले, धारा 96 क्या होता है, तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा। धारा 97 भी प्राइवेट प्रतिरक्षा, धारा 100 भी, 99 भी, यानी 96 से लेकर 100 तक की सारी धाराएं प्राइवेट प्रतिरक्षा में ही होती है, जिसमें 100 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 96 से पूछे जाते हैं या 97 से पूछे जाते हैं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात कोई अपराध नहीं है। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा, ये आपका 96 जो है ये परिभाषित कर रहा है, ये नहीं पूछेगा। 97 पूछेगा कि अगर शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किया जाता है तो धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधों के अध्याय में व्यक्ति का अधिकार रखता है, ठीक है। अब इसमें आपको दंड किस में मिलेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई चीज़ें हुई हो तो उसमें दंड किस में दिया जाएगा, तो वो होगा आपका धारा 99 में। याद रखिएगा, धारा 99 में होता है, ठीक है। अब धारा 100 की बात करें हम, धारा 100 में जब हमले के परिणाम स्वरूप, देखिए कई चीज़ें होती हैं, इसको याद रखेंगे। हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्ति की आशंका हो, जैसे हमला हो जाता है, मान लीजिए किसी ने आप पे हमला किया और आपने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसका मतलब उस पर भी हमला कर दिया और वो अगर मर जाता है, मान लीजिए गोली चला दी, मर जाता है, तो उसके बारे में। या हमले से घोर आपत्ति हो, मान लीजिए कोई
हमला करता है, हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, शारीरिक नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा कटवट गया। बलात्संग अगर के द्वारा हमला, अगर मान लीजिए कि कोई बलात्कार करने की कोशिश करता है और आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमला कर दिया, ठीक है। उसके बाद व्यापहरण, अपहरण, किडनैपिंग वगैरह, सदोष प्रतिशोध किया गया हमला, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके धारा 100 में, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया और उसके ऊपर फिर से आपने बचने के प्रयास में या किसी चीज़ से अगर किया तो वो भी इसमें में आता है। हाँ, एक चीज़ इसमें रख सकते हैं आप, ये जो है विनायक दामोदर सावरकर का वाद था, नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट में। तो इस तरह से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, यहीं पे हमने धारा 1 देखा, 1 से 100 के बीच में 8 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 21 पढ़ा, 24 पढ़ा, 53 पढ़ा, 67 पढ़ा, 96, उसके बाद 97, फिर 99 और 100। तो देखिए कितनी आसानी से, इतनी महत्वपूर्ण जा रहा है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 100 के बीच में 12 महत्वपूर्ण धाराएं आपको याद हो गई, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण धाराएं होंगी जो मिसलेनियस होंगी, जिसका वीडियो मैं लेकर आके आऊँगा, आपको बताऊँगा। लेकिन ये टॉपर नोट्स हैं और इससे जो भी धाराएं दी गई हैं वो लगभग पूछी गई हैं, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं धारा 120 की। धारा 120 की बात करें हम, धारा 120 में कारावास जो होता है, ठीक है, कारावास में अगर कोई दंडनीय अपराध होता है तो उसको अगर छिपाया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक अपराध के द्वारा ही परिभाषित होता है, ठीक है। कारावास के अंदर अगर कोई परिकल्पना की जाए, चाहे षड्यंत्र किया जाए, ठीक है। इसमें देखिएगा, शुकर एक वर्ड है, तो शुक्र है 120 धारा है, शुक्र है 120 धारा है। शुकर वर्ड अगर आता है तो समझ लीजिए धारा 120 से रिलेटेड है, ठीक है। अब धारा 120 का, धारा 120 ए भी जिसको कहते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जब कोई भी अवैध कार्य हो रहा है, बस याद रखिए, कोई भी अवैध कार्य हो रहा हो, ठीक है, कोई भी अवैध कार्य हो रहा हो, भाई 120 420 ये तो अवैध व्यक्ति है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब कोई अवैध साधनों द्वारा काम कर रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो वैध नहीं हो, कोई अवैध कार्य, बस अवैध कार्य याद रखिए, धारा 120 का, ठीक है। उसके बाद धारा 120 ख है, धारा 120 बस षड्यंत्र का दंड। इसमें आपको षड्यंत्र का जो ये ऊपर, अगर इन सब किसी से आप रिलेटेड होते हैं तो इसमें कौन सा दंड दिया जाता है, तो इसमें 2 वर्ष या उससे अधिक कठिन कारावास दिया जाता है। कठिन कारावास मतलब उसमें काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपराधिक षड्यंत्र के लिए होगा, ठीक है। यदि ऐसे षड्यंत्र में संहिता का कोई भी अभियुक्त उपबंध नहीं होगा, उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उससे एक अपराध दुष्प्रेरण किया था, ठीक है। मतलब कि चढ़ा करके किया था, दुष्प्रेरण में तो चढ़ा करके किया था, चढ़ा करके कोई षड्यंत्र रचा देता है और उसमें आप फंस जाते हैं तो आपके ऊपर धारा 120 का भी लग जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम 100 से 200 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए धारा 121, देखिए कुछ धाराएं जो होंगी ना वो 10 के अंदर एक से दूसरे रिलेटेड होंगी। देखिए ये भी षड्यंत्र जैसा ही है। अब देखिए धारा 121 कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई युद्ध करता है, ठीक है, भारत में रहकर ही या भारत से बाहर कहीं से भी भारत में युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करता है, ठीक है, या युद्ध करने के लिए किसी को चढ़ाता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध अगर कोई युद्ध करेगा, मतलब कि उसके विरुद्ध भी अगर कोई युद्ध करता है तो उसके लिए धारा जो होती है ये 121 लगती है। और इसमें आपको मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास या फिर आपको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है और मृत्यु दंड से भी आपको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं धारा 121 ए क्या कहता है। तो इसमें अगर इस तरह का जो भी हमने ये पढ़ा, इसमें का कोई भी जो भी हमने ये पढ़ा, इसमें जो भी पढ़ा हमने, उस पर कोई भी अगर एक षड्यंत्र रचा जाता है, दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र रचा जाता है, ठीक है। कहा ना मैंने 120 से लेकर 121 तक जो भी होगा, 122 तक होगा, सब षड्यंत्रों से रिलेटेड होगा। तो षड्यंत्र आता है तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। एक वर्ड बस पकड़ लो, द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या भारत के बाहर से कर, जैसे मैंने बताया, या केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक प्रदर्शन द्वारा, आतंक
करने का षड्यंत्र करेगा तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है, या दोनों में से किसी एक की भांति कारावास हो सकता है। ठीक है, मतलब 10 साल का जेल या फिर आजीवन दिया जा सकता है, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट वाला एक देख लेते हैं, ये कम पूछता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास अथवा 10, मतलब वो अप्लाई होगा, 122 से ही अप्लाई होगा कि उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा, या उसे 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी, या जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, जुर्माना उससे लिया जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा 124 जो है 125 के अंदर मैंने कहा ना 120 से 130 के बीच में जो भी होगा वो षड्यंत्र से रिलेटेड होगा। तो अब देख लेते हैं धारा 124A, ये कई बार पूछा गया है। राजद्रोह, याद रखिए राजद्रोह, 124A राजद्रोह। अब बस इसको एक बार पढ़ लीजिए। जब कोई बोले लिखे गए शब्दों, संकेत के द्वारा, दृश्य रूपण के द्वारा, अन्यथा भारत के विधि के द्वारा स्थापित सरकार से घृणा करता है, या घृणा करने का काम करता है, पैदा करता है, या किसी से करवाता है, ठीक है, तो उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है, जिसमें उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 124 का राजद्रोह, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, बस 124 का राजद्रोह। राजद्रोह में क्या होगा भाई, तो भाई राज्य के प्रति विद्रोह अगर कोई करेगा, किसी भी तरह से करेगा, पार्टी बना के कर सकता है, खुद कर सकता है, संकेत के द्वारा कर सकता है, किसी को चढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में याद रखिए। तो राजद्रोह से बस आप याद रखेंगे। ठीक है, अब 124 के बाद सीधे आते हैं हम 141 से। अब 141 से 150 तक की जो भी धाराएं होंगी वो किससे होंगी? आपको धारा 144 मालूम है, लागू होता है तो भाई कर्फ्यू लग जाता है, कोई दिखाई नहीं देता है, तो सीधे सीधे कर्फ्यू लगना मतलब विधि के विरुद्ध जमाव। विधि के विरुद्ध जमाव मतलब, विधि मतलब कानून के प्रति जमाव, जमाव मतलब इकट्ठा होना, तो विधि के विरुद्ध जमाव। तो सबसे पहले धारा 141 जो है वो डिफाइन करता है कि विधि के विरुद्ध जमाव। विधि के विरुद्ध जमाव क्या होता है? तो 5 या उससे अधिक व्यक्ति अगर एक पास कहीं इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे विधि का विरुद्ध जमाव कहते हैं, जो धारा 141 में गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है। धारा 142 जो होगा वो बताएगा कि विधि के विरुद्ध अगर आप जमा हुआ है और अगर आप उसके सदस्य हैं, ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करेगा। ठीक है, इसमें बता देगा कि आप उसमें सम्मिलित हैं, या उसमें बने रहते हैं, या उस में विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। ठीक है, धारा 142 में ये डिफाइन है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और कहा जाता है। ठीक है, सम्मिलित हैं, बने रहते हैं, परिचित हैं, या किसी ने आपको कह दिया कि हाँ ये भी थे, तो भी आप हो सकते हैं। इसीलिए 144 लागू होता है। कर्फ्यू लगता है तो आप दूर दूर तक मत दिखाइए, अपने दोस्तों को मत दिखाइए, दोस्तों से दूर रहिए। उसके बाद हम धारा 143 की बात करते हैं। तो दंड, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों, तो जो भी आपने पढ़ा इसमें, ठीक है, 141 142 में डेफिनेशन और 143 में आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 143 के अनुसार आपको दंड, इसमें 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, 6 मंथ की सज़ा, सोच लीजिए 6 महीने अंदर हो जाएंगे अगर बाहर निकलेंगे कर्फ्यू लगेगा तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं धारा 144 क्या होता है। तो उसी जमाव में अगर आप कोई घातक आयुध लेकर से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, घातक आयुध मतलब कोई आपका मतलब बहुत ही डेडली एमो, किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी पे आक्रमण हो सकता है, और आप उसमें शामिल होते हैं या उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें आपको 2 साल की सज़ा होती है। ठीक है, 2 ईयर्स की सज़ा हो सकती है, 2 साल की सज़ा हो सकती है, और अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, और जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों से। अब जिस तरह का मान लीजिए आर्म वगैरह लेकर के अगर आप डंडा, लाठी डंडा लेकर के आप उसमें इकट्ठा हो जाते हैं या जमाव करते हैं, तो उस कंडीशन से आपकी सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है। फिर धारा 145 की अगर हम बात करें तो धारा 145 कहता है कि किसी भी विधि विरुद्ध के जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, मतलब कि कोई भी विधि विरुद्ध जमाव है और उसको आप लाठीचार्ज हो सकता है, या फिर सबको हटाया जा सकता है, या सब पे केस हो सकता है, अगर आप उसमें सम्मिलित होते हैं तो उस विधि विरुद्ध जमाव के बिखर जाने पर, ठीक है, अगर आपको पहचान लिया जाता है तो आपको इन दोनों में से वही जो है 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, और आपको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। मतलब उसी का एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपका दंड हो गया। ठीक है, तो 145 में दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग होगा धारा 146, जिसको हम वाल्वा करना कहते हैं। ठीक है, धारा 146 भाई बल्ब लगा दिया, वाल्वा करना कई बार पूछा गया। तो जब कभी भी विधि विरुद्ध के
कभी भी विधि विरुद्ध के जमाव द्वारा उसके सदस्य का होना पाया जाता है, सामान्य रूप से भी अगर होना पाया जाएगा या उसका उद्देश्य होगा, तो उस समय जो सबसे आगे होगा, ठीक है भाई, नेतागिरी करेंगे और हिंसा को प्रकट कर रहा होगा, ऐसे जमाव का सदस्य वल्बा करने का अपराध का दोषी होता है। ठीक है, तो 146 से आपको वल्बा याद रखेंगे, वल्बा अगर पूरेगा तो 146। ठीक है, 146, ये 50 तक हो गया। ठीक है, अब 153 से अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, 153 से और 160 तक अलग हो जाएगा। तो धारा 153 की अगर हम बात कर लें तो धारा 153 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर अगर समूहों के समवर्तन और सौहार्द बने रहने का प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करना होता है, तो उस समय भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच अगर शत्रुता का प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करना। ठीक है, सीधे सीधे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप जानिए कि धारा 153 जो है वो धर्म, मूल, वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, इन सभी चीज़ों के बारे पर अगर किसी के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, आप चार व्यक्तियों के बीच में अगर किसी तरह का विघ्न डालते हैं, अगर उनको लड़ा देते हैं, तो धारा 153 का लागू होता है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर जुलूस निकाल के करते हैं, जुलूस निकाल के करते हैं, तो 153 ख हो जाता है। मानिए गलती से हो गया, 153 क का भी एक पार्ट है। ठीक है, उसी का पार्ट है अगर जुलूस निकाल के करते हैं। अब यही चीज़ अगर राष्ट्रीय पे आ जाता है, राष्ट्र की अखंडता, मतलब कि आप यूनियन, आप नेशनल यूनिटी पे अगर लगाते हैं तो आपको धारा 153 ख से जूझना पड़ेगा। ठीक है, आप लांछन लगा देंगे लिखे गए शब्दों से, जैसे नहीं होता हम लोग पोस्टर वोस्टर बना करके और लगते हैं ड्रामा करने, राजद्रोह करने लगते हैं, राजद्रोह नहीं कहेंगे, स्ट्राइक करने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप पे धारा 153 लग सकती है, अगर वो विधि के विरुद्ध होगा तो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भाइयों दोस्तों याद रखिएगा, धारा 154, 55, 56। ठीक है, प्रतिनिधिक दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व मतलब लीडरशिप वाली जहाँ बात आती है वहाँ पे 155, 155, 156 इन तीनों को एक ही पर साथ रख देंगे। ठीक है, प्रतिनिधिक दायित्व में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें लिखा था कि जो सबसे पहले था इसका सिद्धांत दिया था आर बनाम हिगिंस ने। ठीक है, आर बनाम हिगिंस ने, हिगिंस वर्ड याद आप रखेंगे जो 1730 ईस्वी में दिया गया था। तो ये था धारा 153, 150 और 160 के बीच में, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं धारा 171 पे। धारा 171 से 171 ही सिर्फ है और इसमें थोड़ा सा इलेक्शन से रिलेटेड है, निर्वाचन अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो धारा 171 क कहता है कि अगर कोई निर्वाचन अधिकार रखता है, ये परिभाषा करता है कि कोई भी अभ्यर्थी किसे कहेंगे, तो अभ्यर्थी कहेंगे कि एक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित किया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी आप जानते ही हैं। ठीक है, जिसको निर्वाचित किया जाता है, जिसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ख में क्या होगा, तो 171 ख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर रिश्वत लेते हुए या रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, तो ये 171 ख, धारा 171 ख के द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसका 171 अंग, देखिए ग घ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट अंग दिया हुआ है। इसमें रिश्वत देने के लिए दंड होता है। ठीक है, अगर आप रिश्वत लेते हैं, देते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 वर्ष की कारावास हो सकती है, जुर्माना भी दिया जा सकता है, वो कारावास को बढ़ाया भी जा सकता है या दोनों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100 से लेके 200 के बीच में जो हमने पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट था 141 से लेके 150 के बीच में। ठीक है, जो हमेशा पूछा जाता है। और उसके पहले था 120, 121, 120 का क भी था। ठीक है, 122, 121 का भी क था। उसके बाद 124 था। ठीक है, फिर 124 के बाद आपका 153 आ गया, फिर 153 में 54, 55, 56, 57 सब था। उसके बाद 171 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 100 से 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से लेके 200 तक। अब हम बात करेंगे सीधे धारा 299 की। ठीक है, अब बीच में आपका 200 से 300 हम गायब कर रहे हैं, इसमें भी कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट धाराएँ होंगी। अब आते हैं हम धारा 299, मर्डर वाली बात करेंगे भाई, मर्डर वाली बात। ठीक है, तो देखिए, तो धारा हम सबसे पहले शुरुआत करते 299, अब यहाँ से मर्डर शुरू हो जाएगा। तो धारा 299 जो है वो डिफाइन करता है आपराधिक मानव वध को, यानी कि ह्यूमन मर्डर को।
जब कोई मृत्यु कारित करता है, ध्यान से सुनिएगा, या शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु हो सकती है, संभव हो सकती है, ठीक है, इस तरह का ज्ञान रखते हुए संभाव को हम डिफाइन करते हैं धारा 299 में, ठीक है, जिससे मृत्यु हो सकती है। शारीरिक क्षति या मृत्यु, शारीरिक क्षति करने के बाद मान लो कि हॉस्पिटलाइज हो गया और अगर उसकी मृत्यु, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें आपको धारा 299 से डिफाइन किया जाता है। और अब शुरुआत होती है उन धाराओं की जो सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है धारा 300। धारा 300 क्या है? तो ये संबंधित है मर्डर से, ठीक है। मर्डर से यहाँ से शुरुआत हो जाती है मर्डर की, जो कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आर बनाम गोविंदा का हत्या का मानव के वध के अंदर संबंध विवाद है, विरसा सिंह है पंजाब राज्य, KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, और बच्चन सिंह है पंजाब राज्य, ठीक है। तो ये सभी जो है मिट्ठू सिंह है पंजाब राज्य, तो ये सभी जो हैं वो कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे धारा 300 को रखा गया है मर्डर के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, गोविंदा हत्या आपको याद रह सकता है, जैसे विरसा सिंह है तो पंजाब, ठीक है। फिर नाना है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें धारा 300 का अपवाद भी थोड़ा हुआ था, अत्यंत गंभीर मामला ये हुआ था जिसके बारे में बताया गया है, थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जिसमें देखिए सिंह आ रहे हैं और ये पंजाब राज्य से है, ठीक है। इसमें मृत्युदंड को एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहा गया है, ठीक है, विरलतम कहा गया है, जिसको हम रेयर ऑफ रेयरेस्ट कहते हैं, अपराधों में से एक जाना चाहिए। और मिट्ठू सिंह सबसे इम्पोर्टेंट, मिट्ठू सिंह बनाम जो है वैसे पंजाब राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें धारा 303 को हटाने का प्रयास किया गया था, ठीक है, हटा दिया गया था न्यायालय सदोष। इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टडी में है, ऑलरेडी मर्डर किया और फिर से एक मर्डर कर रहा है, मर्डर करने की कोशिश करता है, तो उस पर क्या चार्जेस होंगे और उसको क्या मतलब क्या लगाया देगा। अगर मान लो कि आजीवन कैद हुआ है तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा या फिर उसका कारावास और बढ़ा दिया जाएगा, या जैसा भी हो, ये धारा 303 के अंतर्गत आता था। तो हम शुरुआत करते हैं 300 से, और 300 के बाद ये सभी लगभग मर्डर से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 301 की। धारा 301 क्या है? तो धारा 301 कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का यानी करने का प्रयास हो, ठीक है, अगर उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक वध किया जाता है, मानव वध किया जाता है, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करने द्वारा करता है या उसका आशय मृत्यु कारित करता हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में धारा 301 लगाई जाती है, ठीक है। धारा 301 में क्या होता है? अगर मानव वध हो गया तो क्या होगा? तो इसमें ये सिर्फ एक तरह से डेफिनेशन हो सकता है ना, शुरुआत जो होती है दंड की शुरुआत, इसमें किस तरह से मर्डर किया गया है, वेपन का क्या यूज किया गया है, वेपन का नहीं यूज किया गया है, शारीरिक क्षति पहुंची नहीं पहुंची है, या फिर डायरेक्ट जहर दे के मारा गया है, जैसे भी दिया गया वो धारा 301 में डिफाइन होता है। 302 में दंड का प्रावधान है कि किस तरह से दिया गया है, ठीक है, दंड। इसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है, जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, और तो 302 में दंड है, याद रखिएगा, 302 में दंड दिया जाता है मर्डर के लिए। 303 जैसा मैंने अभी बताया आपको कि आजीवन कारावास है, और उसके बाद अगर फिर से कोई हत्या कर देता है तो इसको हटाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद धारा 304 है। 304 में हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक वध, मानव वध के लिए दंड, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसमें मानव वध करेगा या हत्या की कोटि में नहीं आता हो, ठीक है, जैसे उसकी मृत्यु कारित की गई हो, मतलब कि हत्या की कोटि में नहीं आ रहा हो, ऐसा आशंका हो कि हाँ इसका मर्डर होने वाला है और उसका मर्डर नहीं होता है या मर्डर उसका हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में धारा 304 लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद धारा 302, धारा 307 जो भी धारा हो उस पर लगा दी जाती है। तो इसमें आपको आजीवन कारावास किया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है, या 10 वर्ष का जेल हो सकता है, और जुर्माना भी भरा जा सकता है। जुर्माना लगभग सब में भरा जाएगा, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जा सकता है, जैसे 304A और 304B। ये दोनों धाराएं बहुत ज़्यादा कई बार पूछी गई हैं। जैसे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन के कारण या उपेक्षा पूर्वक किसी ऐसे कार्य को किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चढ़ा उड़ा दिया या फिर बहुत ज़्यादा उतावलेपन में, अरे हम मार देंगे, जा करके उसको ख़त्म कर देंगे, ऐसे करके कुछ करता है, तो उसमें धारा 304A लगता है, ठीक है, जिसमें 2 वर्ष तक का जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 304B जो है ये दहेज मृत्यु से रिलेटेड होता है, बहुत बार आया होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें जान लीजिए कि दहेज मृत्यु में आखिर होता क्या है। तो जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु अगर किसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा की जाती है, अगर हो जाती है, तो उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है, 7 ईयर्स याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि कितने साल तक का होता है, तो या उसके पूर्व अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब 7-8 वर्ष के अंदर नहीं होगा, तो वो दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। तो इसमें उसके पति या फिर उसके रिश्ते नाते में जो भी आते हैं वो उसके लिए जिम्मेवार होते हैं, और संबंध में देखा जाता है कि किस तरह से क्रूरता से की गई थी, उसे तंग किया गया था, उसकी मृत्यु हुई, तो उसको दहेज मृत्यु का नाम दिया जाता है और उसको सज़ा दी जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम 305। देखिए सब उसी से रिलेटेड होगा। धारा 305 क्या कहता है, तो धारा 305 जो है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है, यानी कि आत्महत्या के लिए किसी को चढ़ाना। जैसे यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई वीर्यपरस्त चित्त व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मतता की अवस्था में आत्महत्या कर ले, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए उसे अपने दुष्प्रेरण करेगा यानी कि चढ़ाएगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास या कारावास में जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकती है दंड किया जाएगा और जुर्माना भी भरेगा, ठीक है, बस चढ़ाने पे, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर धारा 306 की बात करें तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी कि जो दंड होगा वो इसमें दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो भी उसको चढ़ाया होगा, दुष्प्रेरण किया होगा, उसको सज़ा मिलेगी। तो उसको मतलब आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल की जेल हो सकती है, या फिर 10 साल की जेल और जुर्माना दोनों भरा जा सकता है, ठीक है। धारा 307 भाई बहुत ज़्यादा विख्यात है। आत्महत्या करने का प्रयत्न, आत्महत्या कह रहे हैं, गलती से, सॉरी, हत्या करने का प्रयत्न। अगर हत्या करने का प्रयास किया जाता है तो बहुत ये नामी है धारा 307 भाई। किसी के ऊपर लग जाता है तो कभी कभी बेल होती है, कभी नहीं होती है, कभी छूटता है, कभी नहीं छूटता है, पता चला फिर से एक बार आकर के अगर मुवक्किल ने चढ़ा दिया है तो फिर से एक बार बंद हो गया। तो धारा 307 बहुत खतरनाक धारा है, इसलिए ये याद रहेगा आपको। तो हत्या करने का प्रयत्न याद रखिएगा, धारा 307। होता क्या है, तो जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे आशय से, ज्ञान से, ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि वह उस कार्य को मृत्यु कारित कर देगा, यानी कि करने का प्रयास करेगा, उसे पता है कि हाँ उसे मार देना है, ठीक है, और अगर वो मर जाता है तो वो हत्या घोषित हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका 302 इसके बाद लग जाएगा। अगर नहीं लगा है, सिर्फ प्रयास किया गया है, तो 307। अगर हॉस्पिटलाइज है तो 307। इसमें जुर्माना लगभग 10 साल का वो होता है, जुर्माना होता है, 10 साल की जेल होती है, ठीक है। और अगर मर जाता है तो 302 लग जाएगा, उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है 307। 302 और 307 में कन्फ्यूज मत होइएगा। धारा 308 की बात करें तो 308 में आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, ठीक है, आपराधिक मानववध। आपराधिक समझ रहे हैं ना, जो अपराधी ऑलरेडी हो, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय से, ज्ञान, ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि उसे कार्य से मृत्यु कारित कर देता है, वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध को दोषी होता है, ठीक है। यह हत्या की कोटि में नहीं आता है 308 में। इसमें क्या होगा, तो इसमें सिर्फ 3 साल की जेल होती है, जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। और अगर उससे रिलेटेड व्यक्ति मर जाता है तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद 309, धारा 309 की बात करें हम तो आत्महत्या करने का प्रयत्न, भाई फेमस है। आत्महत्या करना, अगर आप आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हैं और अगर आप बच जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको सादा कारावास होगा 1 साल का, और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो भाई आत्महत्या करने का प्रयास करो, आत्महत्या करने का प्रयास कभी मत करो, ठीक है। इसके लिए भी आपको जेल हो सकता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे मजाक मजाक में भी कभी नहीं करना चाहिए, किसी से मजाक भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद धारा 310 की बात करें तो ठग, 310 ठग, ठग आपको पता ही होगा।
जब कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी से हत्या द्वारा हत्या सहित लूट, शिशुओं की चोरी करने का प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों संबंधों संयुक्त वह ठग है। ठीक है, इसमें 310 में इसको बताया गया है। 311 में उसको दंड दिया जाएगा। जो ठग होगा उसको दंड दिया जाएगा, जिसमें उसको आजीवन कारावास हो सकता है, दंडित और जुर्माने से भी किया जा सकता है। 310 में डिफाइन किया गया है ठग को। ठीक है, ठग कौन हो सकता है? तो किसी को लूटने के लिए अगर उसकी हत्या कर देता है उसको ठग बोलते हैं, या बच्चों की चोरी करता हो, या कई लोगों से मिल करके बच्चों की चोरी करता हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो 310 धारा 310 में डिफाइन होता है। धारा 312 की बात करें हम, 312 क्या होता है? तो 312 में गर्भपात कारित करना, गर्भपात करवाना। भाई दो तरह का होता है, 312 313 में भी कुछ है, बताते हैं अभी। तो गर्भपात कारित करना, गर्भपात कराना, जब कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कराता है। ठीक है, स्वेच्छा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सत्पूर्ण किया जाता है तब तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा, लेकिन वह दोनों में से किसी एक बात करवा से किया जा सकता है, जिसमें 3 साल की जेल होगी और जुर्माना भी भरा जा सकता है। ठीक है, और यदि वह स्त्री अस्पंद गर्भ हो तो वह दोनों में से किसी एक भांति की करवा से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक का होगा, जुर्माना भरा जा सकता है। ठीक है, अस्पंद मतलब कि पहले से चेक करा लिया गया है कि भाई लड़का है लड़की और गर्भपात करवा रहा है। ठीक है, धारा 313 की बात करें हम, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित कराना। अब 313 थोड़ा सा रिलेटेड, भाई स्त्री मान नहीं रही और गर्भपात करा दिया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसमें भी आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना, और या फिर 10 वर्ष की जेल। ठीक है, जुर्माना जहाँ पे आजीवन कारावास, जुर्माना और 10 वर्ष की जेल होगी, समझिए कि वो बहुत खतरनाक है। फिर हम धारा 314 की बात करते हैं। धारा से 314 क्या है? तो ये भी गर्भपात से रिलेटेड है। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। अब गर्भपात के बाद अगर मृत्यु हो जाती है, मान लो कि स्त्री की मृत्यु हो जाती है या फिर जिसका गर्भपात कराया गया उसका मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अवधि 10 वर्ष की सज़ा आपको होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर हम धारा 315 की बात करते हैं। तो धारा 315, देखिए ये सारी धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 302 307 वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें धारा 314 से लेकर 13 से लेकर 15 ये सभी गर्भपात से रिलेटेड होगा, तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि 313 312 से तो गर्भपात स्टार्ट हो गया था। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य होता है। जो कोई शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य का आशय से करेगा, शिशु को जीवित पैदा होने से रोकेगा, ऐसे कंडीशन में। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। बस ये जान लीजिए कि क्या होता है इसमें। तो इसमें आपका वही 7 साल की जेल होती है। ठीक है, 316 में 316 कह रहे हैं कि ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ठीक है, कोई मतलब बच्चा जन्म ले चुका है उसको उसके बाद मार दो, ठीक है, गाड़ दो, तो ऐसे कंडीशन में आपराधिक मानववध उसको माना जाएगा। ठीक है, और आपराधिक मानववध जब होता है तो 302 भी लग जाती है धारा में। तो ठीक उसी कंडीशन में 10 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन वो मृत्युदंड दिया जा सकता है, या फिर उसे जुर्माना और 10 वर्ष का कारावास मिल सकता है। ठीक है, फिर हम 317 की बात करते हैं कि 313 से 317 तक आ गए। अभी शिशु गर्भपात वगैरह ही आ रहा है। शिशु के पिता या माता अगर उसकी देखभाल रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की आरक्षित डाल दिए जाना तो परित्याग कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो उन पर लग सकता है धारा 317। ठीक है, अगर उसका परित्याग 12 वर्ष से कम है उसका परित्याग कर देते हैं तो, और इसके लिए उन दोनों को कारावास हो सकता है, कस्टडी में रखा जा सकता है, जिसमें 7 साल की कस्टडी होगी और उन्हें जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 318 मैंने देखा 3 बार इसको पूछा गया है। धारा 318 भाई क्या होता है देख लेते हैं। तो धारा 318 में मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर के गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा, मतलब कि उसको छुपा दो, मतलब उसका जन्म से पहले लड़का है लड़की है छुपा देना, उसको गाड़ देना, ऐसे कंडीशन में जन्म के पूर्व या जन्म के पश्चात अगर कोई किया जाता है तो छिपाने का प्रयास अगर किया जाता है तो धारा 318 अगर उस पर लागू होती है, और इसके लिए भी 2 साल का कस्टडी हो सकता है और जुर्माना, या फिर दोनों 2 साल की कस्टडी जुर्माना दोनों एक साथ दिया जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए धारा 120 तक जो है 313 से लेकर 320 तक जो है ये गर्भपात शिशु से रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं हम क्या है। तो 320 भारतीय दंड संहिता 320 जो सबसे फेमस है के अंतर्गत 8 प्रकार की उपहति होती है, घोर उपहति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसे ग्रेवियल हर्ट बोलते हैं। जैसे पुरुष पुरुत्व हरण, दोनों में से किसी एक नेत्र की दृष्टि का स्थान विच्छेद। ठीक है, दोनों में से किसी एक कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, किसी भी अंग का जोड़ या विच्छेद, किसी भी अंग का जोड़ या शक्तियों का स्थान, नाश का स्थायी ह्रास मतलब शरीर से, सिर या चेहरे का स्थायी विधिभूषण, अस्थि या दांत का भंग का विंसिदान, कोई अपहति जो जीवन को संकट में करते मतलब कि किसी भी तरह का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो वो सभी धारा 320 में आती है। ठीक है, और कोई उस पर हमला करता है तो भारतीय दंड संहिता धारा 369 से 374 जो है वो व्यापार, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम से संबंधित है। ठीक है, व्यापारण, अपहरण, किडनैपिंग, इसमें किडनैपिंग जो है 362 धारा 362 आप याद रखिएगा। 362 कई बार पूछा है, धारा 362 किडनैपिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद 374 तक ये सारी चीज़ें हैं। बलात्श्रम है जिसमें छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। दासत्व है जिसमें दास वगैरह है कि हाँ हमने किसी को रख करके काम कराया है और उसको मारपीट कर रहे हैं, उस पर हिंसा कर रहे हैं, तो 374 तक ये सारी चीज़ आती है। ठीक है, 313 से 320 तक, 318 तक हमने देखा कि वही बच्चों से रिलेटेड था, गर्भपात वगैरह था। ठीक है, हर एक चीज़ थी। और उसके बाद 320 में ये सारी चीज़ें हुई, शरीर को कोई हानि पहुंचती है तो 375 से अगर हम बात करें, 375 की बात करें, 375 से धारा 375 अगर हम देखें तो धारा 375 जो है बलात्संग, बलात्संग मतलब बलात्कार यानी कि रेप से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें यदि किसी पुरुष जो है किसी स्त्री के किसी अंग में, जैसे उसके मुंह में, मूत्र मार्ग में या गुदा में अपना लिंग प्रवेश इस तरह से करता है कि जैसे मतलब रेप से रिलेटेड है, रेप करता है तो, या फिर लोगों के साथ मिलकर रेप करता है, तो इस चीज़ को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, और 376 से धारा 376 आप लोग याद रखिएगा। धारा 376 में उसमें क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, कैसे दंड दिया जाएगा ये बताया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको 7 वर्ष का जेल हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जुर्माना और आजीवन कारावास तो नहीं दिया जा सकता है। और इसमें कई धाराएं भी सम्मिलित हो जाती हैं। धारा 376 क में क्या होता है, तो अगर जो पीड़ित है वो उसकी मृत्यु होती है और उपधारा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, 376 का क जो होता है इस उपधारा के नाम से जाना जाता है। और मृत्यु कारित होने पर कठोर कारावास दिया जाता है, 10 साल का, 10 साल का कठोर कारावास होता है या फिर जीवन काल का कारावास हो सकता है। और उसे मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है अगर जो भी पीड़िता है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है रेप के बाद तो। ठीक है, उसके बाद धारा 376 ग की अगर हम बात करें तो प्राधिकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा मैथुन, जो कोई प्राधिकार किसी स्थिति का वैश्विक या फिर संबंध रखते हुए कोई लोक सेवक होते हुए तत्सम प्रवृत्ति, जैसे 376 जो है जो किसी भी सर्विस में जैसे जेल वार्ड हो गया वगैरह वगैरह, ये लोक सेवक होते हुए भी अगर गृह हो गया, अभिरक्षा के अन्य स्थान पर किसी स्त्री के साथ कुछ ऐसा मतलब काम करता है, जैसे अस्पताल हो गया, अस्पताल में हो गया। ठीक है, अस्पताल में किसी कर्मचारी के साथ हो गया, या ऐसी जगहों पे अगर किसी पब्लिक प्लेस पे अगर किसी स्त्री के साथ अगर कुछ गलत करता है तो उस पर धारा 376 ग लगता है, ये ध्यान रखिएगा। धारा 376 घ की बात करें तो ये सामूहिक रेप के लिए होता है, मतलब कि ग्रुप में रेप अगर कोई कर देता है किसी स्त्री के साथ तो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उन सभी पे धारा 376 घ, जिसमें 20 साल की जिसमें अवधि जो है, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और कारावास होगा, जिसमें उससे इस जीवन काल के लिए कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जा सकता है। 350 76 अंग की बात करिए, 5 है 376 क से लेकर अंग तक, ये सभी रेप से रिलेटेड है। कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे किया गया है रेप, उससे रिलेटेड होता है और वहाँ पे लागू होता है। पुनरावृत्ति के अपराधियों के लिए दंड 376 अंग में क्या क्या दिया गया है दंड, इन सभी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या है, तो अधीन दंडनीय अपराध पूर्व दंडित किया गया है। उक्त धाराओं में किसी भी अधीन दंडी किसी अपराध के लिए सिद्धकोष ठहराया जाता है
आजीवन कारावास हो सकता है और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 377 भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। जैसे प्रकृति के भारतीय दंड संहिता की धारा 300 प्रकृति के विरुद्ध अपराध अगर कोई संबंधित होता है, जैसे 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ के बाद विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एकमत से आईपीसी की धारा 377 का आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बारे में डीप में कोई जानना जरूरी नहीं है। डेट याद रख सकते हैं, 6 सितंबर 2018 धारा 377 को संवैधानिक घोषित किया गया था। और निर्णय के अनुसार आईपीसी धारा 300 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 की उल्लंघन कर रही थी। ठीक है, 14 से 21 आप जानते ही हैं जो राइट वगैरह होता है, और ये स्पष्ट रूप से इसको मनमाना माना गया था। न्यायालय के अनुसार धारा 377 तहत जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि, जैसे प्राकृतिक, आप कह रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध, मतलब कि जानवरों के साथ अगर कुछ ऐसा कुकर्म करता है, ऐसा चीज़ अप्राकृतिक चीज़ें करता है यौन अपराधों को, तो धारा 377 के लिए रखा जाता है। और हो सकता था इसमें 10 वर्ष का आजीवन कारावास और सजा सुनाने का प्रावधान था। उच्चतम न्यायालय स्टेट ऑफ तमिलनाडु और बनाम नलिनी के बाद में ऐसा निर्धारित किया गया कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने में दोषारोपित नहीं की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। ठीक है, 17 में से है, तो इसमें ये पार्ट जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 377 जो है अप्राकृतिक, जैसे जानवर वानवरों के साथ कोई ऐसा घिनौना काम करता है तो उससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। चलिए धारा 378 देख लेते हैं हम। धारा 378 जो है वो चोरी, किसी भी व्यक्ति के कब्जे में से अगर उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना सहमति रहेगा यहाँ पे, कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से अगर हड़प लिया जाता है तो संपत्ति को लाने के लिए हटाया चोरी कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया चोरी को, 378 चोरी। ठीक है, 378 चोरी याद रखिएगा। और धारा उसके बाद 300 उसी चोरी के लिए दंड क्या है, तो चोरी जिस तरह की चोरी के वैसा दंड होगा। इसमें उसके प्रति कैसा किया गया है, मिनिमम इसमें जो होता है मैक्सिमम 3 वर्ष का कारावास होता है और जुर्माना भी देना पड़ता है जिस तरह की चोरी की गई होगी। भाई सोने की चोरी और उसके बाद कोयले की चोरी दोनों तो अलग होगी ना। धारा 380 की बात कर, निवास गृह आदि में चोरी, अगर मतलब 378 से आपका चोरी स्टार्ट हो गया है और ये बताया गया है कि अलग अलग कहाँ पे चोरियाँ करने पे। जैसे ये आपका 380 निवास गृह में अगर कोई चोरी की जाती है, जैसे कोई तंबू हो गया, जलयान हो गया, चोरी करेगा। निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में जहाँ भी निवास करते होंगे मानव, वहाँ पे चोरी करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें याद रखेंगे 7 साल की सज़ा होती है। 381 धारा देखेंगे तो लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे, अगर इसमें देखिए कब्जा से जो चोरी की गई लिपिक होगी, सेवक लोक सेवक वगैरह से रिलेटेड है। 381 जो मालिक क्या कोई काम कर रहा हो और वो चोरी करता हो या फिर संपत्ति में से कोई चीज़ चुरा लेता हो तो इसके लिए उसको भी 7 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 382 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति का अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। ठीक है, यानी कि मर्डर करके उसके बाद चोरी कर लेना है, तो उसमें कुछ 302 और 307 वाली भी धाराएँ सम्मिलित हो जाएंगी। आपने देखा भी होगा एक साथ कई आईपीसी लग जाती हैं, तो इसमें 10 वर्ष तक का जेल, मतलब अब मृत्यु हो गया तो समझो 10 वर्ष तक का जेल है ही है। ठीक है, उसके बाद धारा 390 की बात करें हम तो सब प्रकार की लूट या तो चोरी या फिर उद्यापन होता है। ठीक है, डिफाइन किया गया है, किसी भी प्रकार की लूट हो या चोरी हो को दीपन में रखा जाता है 390 में। 391 की बात करें तो 391 में चोरी के बाद अब डकैती, भाई चोरी हो गया, चोरी के बाद लूट के बाद डकैती में क्या होगा, तो जब डकैत किसे कहते हैं, जो पाँच या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके किसी जगह पे किसी व्यक्ति को, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लूटने का प्रयास करते हैं तो उसे हम लूट करते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर व्यक्तियों की संख्या 5 या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सभी करते हैं। तब व्यक्ति अगर कोई 5 से अधिक आता है, 5 हो जाते हैं तो मान लो वो लूट हो गया, और 5 से अधिक और उसमें मर्डर वगैरह भी अगर ऐसी कोई बात हो तो उसको हम डकैती कहते हैं। ठीक है, 392 याद रखिएगा, 392, 390, 382, 378 से चोरी स्टार्ट हुई है। ठीक है, याद रखेंगे 378 से चोरी स्टार्ट हुई है और अभी चल रही है।
392 में लूट के लिए दंड है, 392 में लूट करेगा तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, तो उसे 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है और उससे जुर्माना भर सकता है, ठीक है। और अगर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच अगर लूट की गई है तो कारावास जो है 14 वर्ष का हो सकता है, यानी कि रात के समय अगर लूट की गई है तो कारावास 14 साल का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 393 जो है ये भी लूट से रिलेटेड है। आप याद रखते हैं, लूट करने का प्रयत्न अगर किया गया है तो 393। धारा 394 है स्वेच्छा से उपहति करना, ठीक है, अपराध सत्र न्यायालय के विचाराधीन इसमें दिया गया हुआ। 395 में डकैती के लिए दंड दिया गया है। क्या है डकैती के लिए दंड, तो 10 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना देना पड़ सकता है। 396 की बात करें हम तो हत्या सहित डकैती, 396 याद रखिएगा, 396 में हत्या सहित अगर डकैत करते हैं और हत्या भी हो जाती है तो इसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड हो सकता है, 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके बाद धारा 397 की अगर हम बात करें तो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के साथ लूट या डकैती, मतलब कि मार दो या फिर जख्मी रूप से जख्मी कर दो, बुरी तरह से घायल करके उसके बाद लूट या डकैती करते हैं तो धारा 397। और उस कंडीशन में इसको 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है, कम इससे कम नहीं होगा। अगर रात के समय हो तो 14 वर्ष। धारा 398 की बात करें तो घातक आयु से सज्जित होकर लूट डकैती करने का प्रयत्न, मतलब कि अब पूरा आर्म और गन वगैरह ले करके और चले गए लूट करने, तो उस समय धारा 398, भाई गन उन सब था इनके पास और आ गए तो इसमें भी 7 वर्ष से कम नहीं होगी सज़ा। 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना, ये लूट के लिए था और 399 आपका डकैती करने के लिए हो गया, पूरा तैयारी करना मतलब प्लानिंग वगैरह करना, तो इसमें 10 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माना और या फिर दोनों से हो जाएगा, ठीक है। धारा 400 की अगर हम बात करें तो धारा 400 में डाकुओं की टोली होने के लिए दंड। डाकुओं की टोली मतलब कि गैंग बना लिए, अब गैंग में धारा 400 आपको लागू होगा, ठीक है। ऐसी व्यक्तियों का जो भी सदस्य होगा हर एक सदस्य पे धारा 400 लागू होगी, याद रखेंगे। 378 से स्टार्ट है, अभी चल ही रहा है चोरी डकैती, ठीक है, याद रखेंगे। तो चोरी डकैती जो भी आएगा वो 400 से 378 के बीच में आ जाएगा, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो 401 की अगर हम बात करें, 401 की अगर बात करें तो चोरों की टोली होने के लिए दंड हो गया। अभी इसके पहले क्या था, डकैतों की टोली, 401 चोरों की टोली। इसमें कठिन कारावास दिया जाता है, टोली ठगों सभी डाकुओं को दिया जाता है। इसमें 7 वर्ष की सज़ा होती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी भरा जा सकता है। 402 क्या है, तो डकैती करने के प्रायोजन एकत्रित होना। डकैती करने के लिए सिर्फ आप एक जगह एकत्रित होगा और भाप लिया गया तो आप पे धारा 402 लागू हो जाएगी। अब धीरे धीरे 420 पे ही ख़त्म होगा, 420 ही आता है ना भाई, धोखाधड़ी। तो इसमें 7 साल की जेल और उसके बाद जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 403 की अगर हम बात करें तो संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग अगर किया जाए, बेईमानी से अगर किसी की ज़मीन जंगम संपत्ति की जाए और किसी की ज़मीन हड़प लिया जाए या किसी से समर्पित करवा लिया जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है जुर्माने से या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। फिर धारा 404 की अगर हम बात करें, धारा 404 की बात करें तो ऐसी संपत्ति जो बेईमानी से दुर्नियोग, जो व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मतलब मृत्यु हो गया तो उसे बेईमानी से कब्जे कर लिया, ठीक है, तो 404 लगता है, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। 404 में क्या होता है, तो मृत्यु के समय बेईमानी से कब्जा कर लिया, बस कुछ नहीं। तो इसमें आपका 7 वर्ष की जेल, इसमें भी देखिए 3 7 10 वर्ष ज़्यादा होता है इसमें जेल। अब वो कैसी कस्टडी रहेगी वैसा बताया जाएगा, जिस तरह का आपका पनिशमेंट जैसा रहेगा उस तरह से कस्टडी में रखा जाएगा। धारा 410 की बात करें हम, 410 में चुराई हुई संपत्ति को डिफाइन किया गया है। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्दीपन द्वारा या लूट के द्वारा आंतरिक रूप से किया गया वह संपत्ति होती है चुराई हुई संपत्ति, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में चुराई हुई संपत्ति के बाद अगर उस पर कोई कब्जा करता है तो उस पर धारा 410 लगती है, ठीक है। और अगर इसको वो बेईमानी से प्राप्त करता है, ठीक है, हड़प लेता है फिर से, तो उस पर धारा 411 लगता है, ठीक है। बेईमानी से प्राप्त करता है तो बेईमानी, अगर बेईमान आ गया, बेईमानी से संपत्ति को कोई लूट रहा है, चुराई हुई संपत्ति को ले रहा है तो उस पर धारा, इसमें क्या होगा, 3 साल की जेल होगी, जुर्माना होगा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर धारा 412 की बात करें हम, देखिए इन सब से पूछता है, ठीक
ठीक है ना, इन सब से पूछता है तो एक पैटर्न में है, इसलिए आपको याद रहेगा। ऐसी संपत्ति जो कि बेईमानी से प्राप्त करना, जो कि डकैती की चुराई गई हो, डकैती के बाद चुराई गई हो, भाई वो बेईमानी से चुराई गई थी, और ये बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती के बाद चुराई गई हो, तो इसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है, या फिर 10 साल की सज़ा हो सकती है, और दोनों से जुर्माना और 10 साल की सज़ा भी किया जा सकता है। फिर धारा 413 की बात करें हम, तो चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, यानी कि बेचना, खरीदना बेचना, जो चुराया हुआ संपत्ति उसे खरीदना बेचना, जो दलाल लोग करते हैं ना, अगर गलत काम करते हैं तो उन पर धारा 413 लगेगा, ठीक है। 420 के जज पास ही होगा 413, तो उन्हें बता दीजिएगा अगर ऐसा कोई किया गया, और इसके लिए उनको आजीवन कारावास हो सकता है, या दोनों में 10 साल की सज़ा और उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। धारा 414 की अगर हम बात करें तो चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, यानी कि चुराया हुआ संपत्ति है, कागज पत्र छिपा दिए या फिर उसका नाम वो सब मिटा दिए, तो इधर उधर स्वेच्छा से सहायता करना या फिर इधर उधर किसी को घूस वूस देना, तो उस पर धारा 414 लग जाता है, ठीक है, और उसको 3 वर्ष की सज़ा हो जाती है, 3 साल की सज़ा हो जाती है। चलिए 415 में छल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। छल क्या होता है? कपटतापूर्वक बेईमानी करना, बेईमानी को ही छल कहते हैं, ठीक है। और 417 में छल के लिए दंड है। दंड क्या होगा? तो जो भी छल करेगा उसको 1 वर्ष की सज़ा होगी, जुर्माना भरना होगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और सबसे लास्ट आता है 420, जो सबसे फेमस है। 420 क्या है? तो छल मतलब धोखाधड़ी करना, और कैसी भी धोखाधड़ी करना हो या फिर उसके लिए उत्प्रेरित करना, बेईमानी से उत्प्रेरित करना, किसी को चढ़ाना, ये सब 420 में आता है, ठीक है। 420 में आता है, धारा 420 में। और इसके लिए आपको 7 साल की सज़ा 420 के लिए, जुर्माना या फिर सज़ा जुर्माना दोनों से दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 420 तक था। अब सीधे हम 493 की बात करते हैं। तो 493 क्या है धारा? तो विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचा में विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा करायती सहवास, ठीक है। विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा, जैसे हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधिपूर्व उसे विवाहित न हो, प्रवंचा से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्व से विवाहित है, और इस विश्वास से उस स्त्री को अपने साथ सहवास का मैथुन कारित करेगा, तो ऐसे मतलब झांसा वसा दे करके, ठीक है। तो 493 में आता है। इसमें 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होता है, ठीक है। इधर से कम पूछा जाता है। 494 की अगर हम बात करें तो इसमें पति या पत्नी जीवन काल में अगर पुरुष का जो कोई पति या पत्नी हमें जीवित होते हुए भी ऐसी दशा में विवाह करेगा, मतलब कोई दूसरा अगर विवाह कर लेता है, किसी पति पत्नी दोनों जीवित हैं, मतलब पति या पत्नी के रहते भी किसी दूसरा विवाह कर लेता है, तो उस पर धारा 494 लगता है, ठीक है। 495 क्या है? तो अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति छिपाकर जिसके साथ मतलब कि विवाह एक है और फिर से एक विवाह पहले से कहीं से छिपा करके दूसरे से शादी कर लिया हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो ऐसे कंडीशन में 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, और उसे जुर्माना और सज़ा दोनों दिया जा सकता है, ठीक है। धारा 496 की बात करें तो विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह पूरा कर लेना, ठीक है। कपटपूर्वक विवाह मतलब ज़बरदस्ती शादी कर लेना, 496, और उसको विधिपूर्वक विवाह नहीं माना जाता है। ऐसे में कारावास जो है वो 7 साल का जेल हो जाता है, ठीक है, और जुर्माना भरना पड़ता है। धारा 497 जो जार कर्म क्या है? तो जो कोई ऐसा व्यक्ति के साथ किसी अन्य पुरुष की पत्नी और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है और करने का रखता है, तो उस पुरुष को मतलब कि दूसरे पुरुष के साथ अगर कोई ऐसे रेप केस माना जाता है कि अगर दूसरे जानते हुए कि हाँ उसका साथ दूसरे के साथ है फिर भी वो उसके साथ गलत काम करता है, तो ऐसे कंडीशन में उस पर धारा 497 लगता है और उसको 5 वर्ष की जेल हो सकती है, 5 साल का जेल हो सकता है। इसमें अगर उकसाने वाला काम भी करता है तो भी ऐसा धारा 497 लग सकता है, ठीक है। उकसाने वाली भी धारा लग सकती है इस पर। उसके बाद धारा 498, तो देखिए इधर सब जो है वो शादी से रिलेटेड है। विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय फुसलाकर ले जाना या ले जाना और निरुद्ध रखना, और किसी स्त्री को किसी अन्य पुरुष की पत्नी और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष पास ऐसे व्यक्ति के पास में उसकी ओर से उसे देख रेख करता है, ऐसे करके फुसला करके, मतलब ठीक है, बाला फुसला करके अगर
किसी के साथ विवाह वगैरह का झांसा दे करके, झांसा देना सीधे सीधे कह सकते हो, झांसा वाली बात है, 498 लगेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ थोड़ी सी धाराएं देख लेते हैं। 498 क है तो किसी स्त्री के पति के नातेदार द्वारा, मतलब कि अब ये घर में ही क्रूरता से कोई स्त्री का पति या पति नातेदार उसे स्त्री की क्रूरता करेगा और वो कारावास, तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 499 की बात करें तो मानहानि, मानहानि मतलब किसी को सम्मान पे अगर किसी को ठेस पहुंचाया जाता है तो मानहानि याद रखेंगे 499 के लिए। मानहानि मतलब सम्मान पे लांछन लगाना वगैरह। फिर धारा 500 पूछा जा सकता है, मानहानि के लिए दंड। इसमें 499 में इसको डिफाइन किया गया, 500 में इसको मानहानि के लिए दंड यानी कि। और लास्ट धारा हम 5 जैसे एक पढ़ा वैसे ही 511 याद रखेंगे कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को प्रयत्न करने के लिए दंड। ठीक है, मतलब कि पहले से दंड मिला हुआ है और उसके बाद जो भी उसमें चेंजेस किए जाएंगे वो धारा 511 के तहत आते हैं। तो आई होप आपको 1 से लेकर 511 के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं सब समझ में आ गई होंगी। और आप इसको, जैसा मैंने कहा कि सेक्शन वाइज 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 500 करके याद कर लेंगे। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मूल विधि का कंसेप्ट आपका लगभग क्लियर हो गया होगा और कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।